नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 3 मई और 3 मई के हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला आर्टिकल इम्पोर्टेंट है कम गर्मी और मॉनसून। वुमेन रिजर्वेशन बिल, जैसे कि महिला के आरक्षण के लिए विधेयक आते हैं, और भारत और चाइना के बीच में जो भी सीमा विवाद चल रही है, पेटेंट के प्रोसेस के बारे में, बायोलॉजिकली एक्सटेंट लाइफ सेवियर और स्टबल बर्निंग। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है वो ये कहता है कि भाई आज के टाइम पर, जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, मॉनसून जो है वो यहाँ पर मॉनसून पे सभी की निगाहें हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान कम तापमान होने से मौसम चक्र में अनावश्यक विलंब होता है। क्योंकि अभी आज के टाइम पे क्या है कि बारिश थोड़ी ज्यादा कई जगह पे हो रही है, तो देश के बड़े हिस्से में बारिश के कारण तापमान जो है वो सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस में कम तक और देखा गया है। गर्मियों की जो है असामान्य रूप से ठंडी शुरुआत हुई है, जो कई हिस्सों में कुछ हफ्तों तक जारी रहेगी। आप लोग सभी इसको देख रहे हैं। और ये सब जो पूरा प्रभावित हुआ है ना, ये एक बहुत बड़े इवेंट की वजह से हुआ है जिसका नाम है एल नीनो। एल नीनो इफेक्ट की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से मानसून पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और मानसून की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका इसके लिए रहती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिक तापमान मानसून की शुरुआत में सहायक भी काफी होता है। और भारत के जो उत्तर पश्चिम भाग है वहां पे कम तापमान होने की वजह से जो मानसून आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो काफी उसमें कमी भी पड़ सकती है। ठीक है, पर आगे अभी जैसा होगा वो तो हम धीरे धीरे करके समझते जाएंगे, वो हम लोग देख भी लेंगे। पर आज के टाइम पे जो अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, उसके दौरान कम तापमान होने से भारत में मानसून के ऊपर जो है ना, वो जो बारिश के ऊपर है, वो नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसकी वजह से देश के विशाल क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में काफी कमी हो सकती है आगे आने वाले समय में। ठीक है भाई, तो आप याद रखिएगा, मानसून गर्त जो है, मानसून ट्रफ, जो एक लंबा कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसका विस्तार पाकिस्तान के आसपास से के कम तापमान वाले क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक होता है। ये मानसून संचलन की अर्ध स्थायी विशेषताओं में से एक विशेषता है। इसमें पूर्व पश्चिम दिशा और खासी जेतिया जो पहाड़ियां हैं, खासी और जैंतिया की जो हिल्स है, कहाँ पर है ये? मेघालय में। इसमें जो है यहाँ पर इसकी विशेषता एक तो हो सकती है, मानसून गर्त का पूर्वी भाग जो है कभी दक्षिण की ओर और कभी उत्तर की ओर जो है ढलान करता है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विंटर मॉनसून विंड्स जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस तरीके से जो है प्रभाव को भी डाल सकती है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल। अब वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है और लंबित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मतदान के अलावा बात करूं, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूं कि राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है उसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच बहुत भारी विषमता है, काफी ज्यादा गैप है। ठीक है, और शासन संरचना के निचले स्तर पर उसकी जो भागीदारी की तुलना में उच्च स्तर पर महिलाओं की भागीदारी काफी कम देखने को मिलती है। अगर हम 2019 के लोकसभा की भी यहाँ पर बात की गई थी, सलाना उस समय की गई थी कि सबसे ज्यादा जो महिला एमपी हैं वो इस बार 2019 की लोकसभा में थे, जो कि हालांकि उस समय यह मात्र 14% थी और वैश्विक औसत से 24% से काफी कम ही है। 14% में थी, वो भी बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफी कम है। जबकि 1950 में बात करें तो 1950 में महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी वो केवल 5% थी। और इतने साल बीत गए, 69 ईयर्स बीत गए, उसमें भी केवल 9% की ही वृद्धि यहाँ पर हुई है।
तो अंतर संसदीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया की तुलना में भी भारत का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। इवन त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में से लोकसभा में से एक भी महिला सांसद नहीं गई। ठीक है, चाहे हम बहुत ज्यादा हमारे आर्टिकल्स में बात करते हैं, चाहे हमारा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, बहुत बात करता है कि हमें क्या होना चाहिए, कि कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी महिलाओं को हाशिए पर रखते हुए उनके निर्णय लेने और राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखा आज भी गया है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो 193 देशों में से भारत का स्थान 148 नंबर पर है। तो महिला आरक्षण विधेयक जो है वो 33% अनिवार्य आरक्षण की मांग कर रहा है। वैसे तो देखो ऐसा बोला गया है कि हाँ होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं है ना। वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात तो बहुत पुरानी चल रही है कि वुमेन की एक रिजर्वेशन होनी चाहिए इतनी, पर वो आज भी पूरी तरीके से नहीं लेके आई गई है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि राजनीतिक भागीदारी काफी कम हो रही है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है कि सभी स्तरों पर आरक्षण है। पहली चीज तो चाहे स्थानीय निकाय है, राज्य विधानसभा है, संसद है, मंत्री स्तरीय स्तरों पर सरकार के सभी निर्णय से संबंधित निकायों में महिलाओं में के लिए कम से कम 50% सीटों का आरक्षण होना जरूरी है। राजनीति का गैर अपराधीकरण वो भी यहाँ पर जो है वो होना चाहिए कि भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है कि हम लोग प्रॉपर एक तरीके से ऐसा मैनेज करें। ऐसी चीजें होनी चाहिए कि प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके की ना आए। पर आप भी जानते हैं ऐसी प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती ही करती है। चुनावों में जो है राज्य वित्त पोषण आता है, सब्सिडी देने से चुनाव में महिलाओं की को बढ़ावा मिलेगा अगर महिला उम्मीदवारों को हम आगे आगे लेके आएंगे। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों का लैंगिक संवेदीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, महिला ग्राम सभा अगर हम बनाए, ग्राम सभा पंचायत के इलेक्शंस में भी लेके आए। वैसे तो देखो आज जैसे गुजरात है वहां पर भी बालिका पंचायत का कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये होना चाहिए, पर ये चीजें करने की जरूरत है वुमेन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। लेकिन इसके अगेंस्ट भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है हमारे पास, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि महिला आरक्षण की जो प्रभावकारिता है वो काफी कम हो गई है। सीमित विकल्प है लोगों के पास, क्योंकि रिजर्वेशन जो है सीट्स की वुमेन पार्टिसिपेशन में वो काफी कम होती गई है। स्ट्रक्चरल इश्यूज को कोई देखता ही नहीं है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की नीतियां हैं उनको कोई यहाँ पर देखता ही नहीं है ढंग से। चुनाव सुधारों को करने की कोई कोशिश ही नहीं करता है। और चक्रानुमान के मुद्दे भी बहुत ज्यादा है। उच्च जाति की महिलाओं का पक्ष ये भी काफी ज्यादा है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो देखने को हमें मिलती है। आगे के लिए समय में यही हम कह सकते हैं कि भाई जितनी वुमेन की पॉपुलेशन है जनसंख्या के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण करना उतना ही बेहद जरूरी है, ताकि वो भी आपस में प्रतिस्पर्धा कर सके, आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। और ये एक अभी तो पूरी तरीके से किया नहीं गया, पर आगे होना जरूर चाहिए कि हर एक राजनीतिक दल के लिए कम से कम 1/3 निर्वाचन क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों के चुनाव के लिए नामांकित करना अनिवार्य होना चाहिए। प्लस भारत में जितने भी राज्य की विधानसभा संसद के चुनाव हैं, जितने भी होते हैं, वहां पे जितने भी राजनीतिक दल हैं जो भी मान्यता प्राप्त हैं इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से, उनको यहाँ पर महिलाओं के लिए न्यूनतम सहमत प्रतिशत सुनिश्चित करने की यहाँ पर मानना ही चाहिए कि एक मिनिमम यहाँ पर परसेंटेज होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर्स हो चाहे कुछ भी हो, 1/3 जो है सीट्स में यहाँ पर 1/3 सीट्स फिल होनी ही चाहिए। ठीक है भाई, तो ये एक जो आपका पूरा आर्टिकल है मैं आपको बता दूं। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एसए के रिस्पेक्ट में बन सकता है ये टॉपिक। अगर आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट में सीएपीएफ का जो पेपर है ना, अगर आप में से कोई दे रहा है, जो कि अगस्त में आने वाला है, इसके फॉर्म निकले हुए हैं, तो यहाँ पर अगस्त में जो पेपर आने वाला है उसमें आर्ग्यूमेंट राइटिंग में सीएपीएफ में ये टॉपिक बन सकता है। तो आप सभी लोग इसको जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी आप में से सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहा है। अगला आर्टिकल है हमारा भारत और चीन के बीच में जो काफी सीमा विवाद हो रही है अभी। देखो भारत ने चीन से दृढ़ता से ये कहा है कि सीमा समझौते के उल्लंघन से द्विपक्षीय संबंधों का संपूर्ण आधार मिटा चुका है, जा चुका है। जो चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री वो ये कहती है कि सीमा पर अभी क्या चल रहा है, सब कुछ स्थिर चल रहा है और दोनों पक्षों को सीमा के मुद्दे पर उचित स्थिति में रहना चाहिए। इससे पहले जो है कई बार यहाँ पर जो है चीन सीमा विवाद को खत्म करने के लिए 18 बार जो है वो आपस में बातें की जा चुकी है। 16 नवंबर का जो दौर हुआ था
उसमें यहाँ पर बात हुई थी कि भाई जो है पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हटेंगे, ऐसा बोला भी गया था। तो दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हमेशा से रही, चाहे वो लद्दाख के बॉर्डर पे हो, गालवान वैली हो, चुंबी वैली हो, उन सब रीजन में, चाहे पैंगोंग लेक का एरिया हो, तो रीजन्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स तो देखने को मिली है, झड़प कई बार हो रही हुई है। और अभी हाल ही में जो है, चाइना ने एक बयान भी जारी किया जिसमें एक नक्शा शामिल था, जिसमें चीन द्वारा नामित 11 स्थानों को जंगनान या चीनी में दक्षिणी तिब्बत के रूप में दिखाया गया था। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत में शामिल किया गया था और भारत के साथ चीन की सीमा को ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक उत्तर में सीमांकित किया गया था। तो भारत चाइना का जो सीमा, जो विवाद है, आपको भी पता है कि इंडिया और चाइना जो है यहाँ पर वो 3488 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करती है चाइना के साथ। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, इनके बीच में भी सीमा साझा होती है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको पूरी तरीके से सीमांकित नहीं किया गया है, और कोई पारस्परिक रूप से सहमत यहाँ पर अभी रेखा भी नहीं आई। आप जानते हैं इस चीज को। पूरा जो बॉर्डर अगर आप देखोगे मैप में, कभी आपने गौर किया हो, जैसे यहाँ पर मैप भी है, आप देखो, पूरा मैप जो है ना वो यहाँ पर ये पूरा रीजन है। ठीक है, ये वाला कुछ रीजन है जो कि चाइना पीओके कहते हैं ना, हम लोग इसको पीओके के रीजन में कहते हैं। ठीक है, ये रीजन जो कुछ है जो कि चाइना यहाँ पर होल्ड करता है, मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ उसको। ये कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं छोटे से यहाँ पर। तो पहले तो हम यहाँ पे लद्दाख के रीजन में शेयर करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड के रीजन में शेयर करते हैं, फिर यहाँ तक आते आते हम लोग इस रीजन में शेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है वो रीजन्स को शेयर करते हैं। ठीक है भाई, तो ये पूरा बॉर्डर 3 तरीके से डिवाइडेड है। चाइना यहाँ पर आपको पता है कि कई बार जो है वो क्लेम करता है मैकमोहन लाइन पूरी है। मैकमोहन लाइन जो है 1914 में जो ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में ट्रीटी थी, तिब्बत उस समय जो है इंडिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पर कहते हैं चाइना जो है वो मैकमोहन लाइन को कभी भी मानता नहीं है, और उसे कहता है कि ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक अवशेष है, तो कभी नहीं मानते। अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई मैकमोहन लाइन के ऊपर। यहाँ पर यूएसए ने इस चीज को जो है वो बोला क्या है, यूएसए का टेक देख लेते हैं इस पर। अमेरिका द्वारा मैकमोहन लाइन को भारत और चीन के बीच आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता देना एक महत्वपूर्ण कूटनीति कदम होगा, क्योंकि उससे पूरा ही सही रह जाएगा, और भारत और यूएसए के एक संबंध में काफी ज्यादा प्रोत्साहन भी मिल सकता है। और बाकी जो हमारी कंट्रीज हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो भी यहाँ पर चीन की मुखरता के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने के लिए उनको भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसी में यहाँ पर चाइना पहले ही यहाँ पर अमेरिका के ऐसे किसी भी कदम के विरुद्ध चेतावनी दे ही चुका है, जिसमें चीन ने ये स्पष्ट किया था कि इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय जो संबंध होंगे उनको काफी नुकसान होगा। अब निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि भाई अगर दोनों यहाँ पर मान जाते हैं और यूएस से भी यहाँ पर ऑफिशियल बाउंड्रीज को मान लेता है, तो उससे क्या होगा कि आगे के टाइम में थोड़ा सा एक प्रभाव पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ, पर प्रभाव अच्छा खासा पड़ता है। और ये उपरोक्त कदम से भारत को राजनयिक समर्थन प्राप्त होगा, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि विवाद, और हो सकता है अगर ऐसा नहीं हो तो फिर विवाद और भी बढ़ सकते हैं। तो बस वही है कि पीसफुल तरीके से ये पूरे विवादों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगला यहाँ पर भारत ने अभी पेटेंट का जो प्रोसेस है कि भाई ये चीज आपकी है, इस तरीके से जो पेटेंट होता है, उस प्रोसेस को अभी नए तरीके से सुधार करने की कोशिश करी है। जो नैस्कॉम है उसने यहाँ पर बोला है कि बहुत ज्यादा पेटेंट के जो केसेस है वो बहुत बढ़ गए। 2022 में 13.6% हो गए, जो कि सबसे ज्यादा आज तक रहे हैं। 5,84,000 में से 2 लाख से ज्यादा सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही। और बाकी अब आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इनसे जुड़ा हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन का जो सेक्टर है उसमें 2.4% जो पूरे पेटेंट्स है वो 5G 6G जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो अभी पेटेंट का जो प्रोसेस है ना वो इम्प्रूव होगा। चाइना सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर वो पेटेंट के मामले में टॉप करता है, और यूएसए भी उसके साथ नहीं है लेकिन सेकंड नंबर। पेटेंट पता है क्या चीज होती है? पेटेंट एक तरीके के ऐसे राइट्स होते हैं जो आपको आगे आने वाले 20 ईयर्स के लिए उस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। आपने कुछ अपनी बुद्धिमत्ता से क्रिएट किया है, आपने कोई नई इन्वेंशन करी है, और आपने ऐसा कुछ किया जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता।
एंड साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी वो कोई टॉपिक है, तो इन सबसे जुड़े हुए पेटेंट कहलाता है। तो पेटेंट जो किसी भी चीज को जो यहाँ पर दिया जाता है, तो इसका ये मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे आविष्कार के निर्माता के अनुमोदन के बिना वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उन आविष्कारों का ना तो कोई और उत्पादन कर सकता है, ना ही उसकी परमिशन के बिना उसको बेच सकता है। अगर वो आगे इसको बेचना चाहता है तो उसको पहले उसको रॉयल्टी देनी, ठीक है। और सरकार का जो पूरा पेटेंट का एक्ट है वो 1970 के अकॉर्डिंग चलता है। तो बौद्धिक संपदा इसे कहते हैं, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, कि नव विकसित जितनी भी तकनीक है, वस्तु और सेवाओं के उपयोग है, बिक्री के लिए विशेष अधिकार लेना। तो यहाँ पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई, आपने अगर अपनी कुछ भी बुद्धिमत्ता से क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ये नीति जो है पूरी, इस नीति में भारत में प्रवाहित होने वाली रचनात्मक जितनी और नवीन ऊर्जाओं की प्रचुरता को काफी पहचाना गया है, और इन ऊर्जाओं को एक बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए लेकर के आया गया। तो समाज के जितने भी वर्ग हैं उसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लाभों के बारे में लोगों को बताना, बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए अधिकारों को सृजन करना, ये 2016 में यहाँ पर लेकर के आया गया था, आईपीआर इसे कहते हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ठीक है। और मजबूत और प्रभावी तरीके से इसके लिए कोई कानून बनाना, और इसको संतुलन में लेकर के आना, सेवा उन्मुख तरीके से ज्यादा ध्यान देना, व्यवसायीकरण के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए मूल्य प्राप्त करना, ठीक है, उनसे निपटने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को मजबूत करना, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन संस्थानों और क्षमताओं को मजबूत और विस्तारित करने की कोशिश करना। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। भारत में क्या प्रोसेस है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल का पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको वहां पर एनओसी जो लेटर होता है पेटेंट ऑफिसर का, नो ऑब्जेक्शन लेटर, उसको साइन करवाना होगा। फिर जैसे ही वो लेटर साइन होगा, आपको 18 महीने का वेट करना होगा, ठीक है। वहां से लेकर के आगे आने तक पूरा 18 मंथ्स का वेट करना होगा। उसके बाद फिर उसकी पूरी रिक्वेस्ट होगी, 36 मंथ्स में उसका पूरा रिक्वेस्ट होगा। उसके बाद फिर वो पूरा चेक करेंगे, 6 महीने तक उसका पूरा रिपोर्ट तैयार होगी, और फिर जो है कंट्रोलर जो होंगे वो उस पेटेंट को रिजेक्ट और जो या रिजेक्ट या फिर जो पास करना है या अप्रूव करना है, जो भी होगा वो वहां पे वो लोग देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। इट टेक्स मच टाइम, इट्स नॉट इजी कि आज आपने फाइल किया और आपका कल हो जाएगा कंप्लीट, इट्स नॉट दैट मच इजी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी इजी कार्यक्रम नहीं होता है, इट टेक्स मच टाइम। तो बाय दिस प्रोसेस, इस तरीके से पूरा जो है यहाँ पर सिस्टम चलता है। तो ये भी एक आपको यहाँ पर याद रखना है, इस तरीके से पूछा आपसे जा सकता है, इस सीधा सवाल यहाँ पे बन सकता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेटेंट जो है आज के समय में न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो पेटेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पेटेंट का पूरा प्रोसेस न्यूज में है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल भी बन सकता है इससे, क्या है, कैसे है, क्या चीज है, तो सवाल तो इस पे देखो सीधा सीधा बन ही सकता है, सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा लर्न कर लेना है, इसको पूरा समझ लेना है इस पूरे को। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। एक नई टर्म यूज में आई है, एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सेवियर। क्या चीज है ये, यूएस की जो एक स्पेस एजेंसी है नासा, वो उसको स्टार्ट कर रही है। एक्सोबायोलॉजी पे क्या होगा ये, एक ऐसा मंच है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप जो भी, अगर आप मान लीजिए वो कोई बहुत रफ जगह है जहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, और आपको जानना है कि वहां पर वो सही है जगह या नहीं है, तो एक स्नेक लाइक रोबोट होगा जो उस पूरी रफ जगह पे जाके घूमेगा, और वो बताएगा कि वहां पे लाइफ जीने का कोई तरीका उपलब्ध है या नहीं, वहां पे जी सकते हैं या नहीं जी सकते, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस को जो है कहते हैं हम लोग एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सेवियर। इसमें आप ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे पहले जाना मुश्किल हुआ करता था, इसके फीचर्स भी कुछ इसी तरीके से हैं, और इसी को हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। इसका पर्पस क्या है, पहले तो यहाँ पर मून तक जाना, और मून का सॉरी सैटर्न तक जाना, सैटर्न का जो 6th लार्जेस्ट मून है एक्लिडियस, वहां पे लिक्विड वाटर की प्राप्त देखने को मिला है। तो यहाँ पर रोबोट भेजना, स्नेक लाइक रोबोट भेजना, और वहां पे ये चेक करना कि वहां पे क्या लाइफ जैसी सिचुएशन, लाइफ जो हमारी है, कि हम वहां पे जा सकते हैं, जी सकते हैं या नहीं, वो सब चीजों को चेक करना।
इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ एक्सटेंट सेवियर। ये सारी की सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं। और सीधा सीधा इस पे सवाल बन सकता है आपके लिए एग्जाम में, इसको आप पूरा को पूरा लिख लीजिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो वही है कि इंपॉर्टेंस तो इसकी देखने को मिल ही रही है आपको। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ऐसे टॉपिक से। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे पूरे टॉपिक्स को ना यहाँ पे लिख सकते हो एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो ऐसे ही टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं कि क्या है, किसका नाम क्या है, इस तरीके की चीजें ना पूछी जाती है। तो आप सभी लोग इसको लिख लो। ठीक है भाई, तो इस तरीके की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग इस पूरे को लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। स्टबल बर्निंग, पराली का जो धुआं आता है, पराली का जलना, अब जलना। अब क्या है कि पराली जलाने के संबंध में सरकार ने 2500 रुपए से 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया। ये काम करता कौन है? एनजीटी। एनजीटी यहाँ पर अगर मान लो आपको 10 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, तो आपको 2,500 से 5,000, 7,000, 7,500 से 15,000 के बीच में आपको फाइन लगा दिया जाएगा। ठीक है, पराली कहते हैं उसको। अगर आप बिल्कुल पुआल जो होता है पराली, उसकी बुआई करते हैं, उसके बाद से उसमें आग लगा दी जाती है, तो उसे हम पराली का धुआं एक तरीके से कहते हैं। ठीक है, तो एक ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पराली क्या चीज होती है, या पराली जो है ना बेसिकली, ये बहुत बड़ा ना एक हमारे लिए प्रॉब्लम है आज के समय में। अगर मैं बात करूँ ना, पराली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक तरीके से हमारे लिए। है क्या इसके अंदर वो आप समझ लो एक बार, इसमें आप इसको समझ सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, मीथेन, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब काफी ज्यादा जो है वो प्रदूषित होते जाते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो हमारी सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी भी बहुत खराब हो जाती है, मृदा की आर्द्रता, पोषक तत्वों का खत्म हो जाना। इससे जो है दृश्यता में कमी आती है, जिसकी वजह से पूरा जो है ना जैसे कोई व्हीकल ट्रैवल कर रही है उसको प्रॉब्लम होता है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर मान लीजिए शीत ऋतु चल रही तो और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दिल्ली एनसीआर में तो बहुत बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा ही धुआं हो जाता है। ठीक है, क्या होता है ना कि सरकार, जो किसान होते हैं वो कम गहन विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बन हार्वेस्टर। इससे चावल के डंठल जो है खेत में ही छूट जाते हैं। तो उससे उससे होता है कि जो चावल की कटाई करनी है और गेहूं की बुआई करनी है, उसमें सिर्फ कम 10 दिन का समय रहता है। तो उसके चलते ना क्या होता है, अक्सर जो है ना, यहाँ पे पराली को जलाना पसंद करते हैं। तो इस पराली की वजह से ना धुआं काफी ज्यादा हो जाता है। वो धुआं जो है ना वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आगे चल के। और यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति के कारण पराली जलने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को काफी कम जो है वो मनाया नहीं जाता, क्योंकि वोट बैंक ना हमारा छूट जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, और इसके लिए सरकार ने, चाहे वो पंजाब या हरियाणा, काफी कुछ चीजों को यहाँ पर जो है कम करने की कोशिश करी है। और राष्ट्रीय नीति भी बनाई है, बूमर स्प्रे भी बनाया है, ताकि ये चीजों को रोका जा सके। 8 8 दिनों के अंदर अंदर पूरे जो राइस के डंठल होते हैं ना, ठूंठ जो होती है, जो खाद में बदलने की प्रक्रिया, वो काफी ज्यादा बढ़ाई जा सके। ठीक है भाई, तो ये था हमारा, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर ये आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टबल ये होता है, माइक्रोब इंक्रीज हो जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पराली का जो धुआं है ना वो प्रॉब्लम हमें काफी ज्यादा करता है। तो ये प्रोसेस है पूरा, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली हुई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजा रवि वर्मा के ऊपर। ये एक बहुत बड़े इंडियन पेंटर जो है वो कहे जाते हैं, आपने जरूर इनका नाम जो है सुना ही होगा। राजा रवि वर्मा, ये पर्सन फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया था, जिन्हें अंग्रेज जो है वो भारत लेकर के आए थे। तो ये बहुत बड़े पेंटर्स में से कहे जाते हैं, इन्होंने बहुत सारी सारी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स यहाँ पे तैयार करी है।
और इन्हें केसरी हिंद का टाइटल भी मिला हुआ है। इनकी पेंटिंग हमसा दमयंती, जिनको यहाँ पर वीना के एग्जीबिशन में यहाँ पे प्राइज भी मिला है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज भी इनको मिला हुआ है। तो इस तरीके की याद रखिएगा, केसरी हिंद का गोल्ड मेडल भी इनको यहाँ पर मिल चुका है। शकुंतला की पेंटिंग हो और बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग इन्होंने करी है, और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी होंगी, आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगला है यहाँ पर छाम डांस। छाऊ नहीं है, ये छाम है। आपने छाऊ डांस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अब ये छाम डांस है। छाम डांस क्या होता है? मास्क लगा के डांस करना। बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है ये ज्यादातर। और ये जो डांस है ना, ये एक तरीके से जो है ये, इसमें मास्क तरीके से डांस होता है। इसमें जो है गलत स्टेटमेंट क्या लिखी है, केरल वाली। क्यों? क्योंकि ये केरल में नहीं, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। तो ये तिब्बत तक से जुड़ा हुआ लद्दाख में किया जाता है छाम डांस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक अलग से डांस है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। छाऊ, छाम, इस तरीके के डांसेस वांसेस से ना एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पर, आपने रीड कर लिया, लिख लिया इसको सबको, ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पर कंप्लीट करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग द लेक्चर। धन्यवाद, जय हिंद।